इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई, करोड़ों मौतें और एक नेता जिसने दुनिया को चेतावनी दी। यह है विंस्टन चर्चिल की कहानी और द्वितीय विश्व युद्ध का असली सबक। सुनिए, एक कहानी शुरू होती है एक धुंधले से कमरे से। एक ऐसा कमरा जहां इतिहास की धड़कन जैसे आज भी सुनाई देती है। कमरे में भारी लकड़ी का फर्नीचर है, मेज पर कागजों का ढेर है और हवा में सिगार के धुएं की हल्की गंध तैर रही है। उस मेज के सामने बैठा है एक आदमी। उसके हाथ में एक पेन है और उसकी आंखों में समंदर जितना गहरा दर्द। लेकिन उस दर्द के भीतर एक और चीज है, एक जिद, एक आग और एक विश्वास कि दुनिया को यह कहानी सुननी ही होगी। यह आदमी है विंस्टन चर्चिल और वह लिख रहा है सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी, एक ऐसी चेतावनी जो पूरी मानवता के लिए है। वह लिख रहा है उस युद्ध की कहानी जिसने दुनिया को हिला दिया, द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन यह सिर्फ तारीखों, सेनाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये इंसान की कमजोरी, लालच, डर और फिर भी उसकी अदम्य हिम्मत की कहानी है। चर्चिल इस किताब में सिर्फ एक प्रधानमंत्री या जनरल की तरह नहीं बोलते, वह एक गवाह की तरह बोलते हैं। एक ऐसे गवाह की तरह जिसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कैसे कुछ लोग उस अंधेरे में भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखते हैं। और इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इतिहास से सीखते हैं या फिर उसे बार बार दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां से धीरे धीरे वह तूफान उठना शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और इस कहानी में भी एक पल ऐसा भी आएगा जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी लगेगा कि अब हार निश्चित है, और उसी पल एक फैसला लिया जाएगा जो इतिहास की दिशा बदल देगा। चलिए उस शुरुआत में चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। लोगों ने कसम खाई, कभी नहीं फिर कभी युद्ध नहीं, और इसी कभी नहीं की चाहत में उन्होंने एक भयानक गलती की। उन्होंने आंखें मूंद ली। जर्मनी में वर्साई की संधि ने एक पूरे राष्ट्र के दिल में अपमान और बदले की आग भर दी। इटली में लोग सपने देख रहे थे खोए हुए साम्राज्य के, और पूरी दुनिया एक आर्थिक तूफान, ग्रेट डिप्रेशन में फंसी हुई थी। बेरोजगारी, भूख, हताशा। ऐसे माहौल में इंसान क्या चाहता है? एक मसीहा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन जो कहे, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का इलाज जानता हूं, बस मुझे पूरा अधिकार दो। और वो मसीहा आया, एडोल्फ हिटलर। चर्चिल बताते हैं, हिटलर कोई सुपर नेचुरल शक्ति नहीं था, वो उस समय की उपज था। वो उस डर और हताशा का लॉजिकल कंक्लूजन था। उसने जनता के गुस्से को एक दिशा दी, यहूदियों पर, कम्युनिस्टों पर और उन सभी पर जो शुद्ध जर्मन नस्ल के रास्ते में खड़े थे। और यहाँ चर्चिल पहला और सबसे बड़ा सबक देते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी घटित होता है। वो कहते हैं, जब इंसान डर जाता है तो वो सोचना बंद कर देता है। वो आजादी के बदले सुरक्षा चाहता है, और इसी चाहत में वो खुद अपने हाथों से अपनी आजादी किसी तानाशाह के हवाले कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया? किसी मुश्किल वक्त में कोई आकर आसान रास्ता बताए और हम बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करने लगे। चर्चिल कह रहे हैं, सावधान, यही वो पल है। और फिर शुरू होती है वो दुखद नाटक जिसे चर्चिल द गैदरिंग स्टॉर्म कहते हैं। हिटलर एक के बाद एक कदम बढ़ाता है। पहले वो राइनलैंड में सेना भेजता है जो वर्साई संधि के खिलाफ था। ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं? कुछ नहीं। वो सोचते हैं, चलो बस अपनी जमीन वापस ले रहा है, लड़ाई मत छेड़ो, शांति बनाए रखो। फिर वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा करता है, अंशलस। प्रतिक्रिया फिर वही, चलो जर्मन भाषी लोग हैं, शायद ठीक है। फिर आता है चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड। हिटलर कहता है, यहाँ जर्मन लोग रहते हैं, मुझे चाहिए। और तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन म्यूनिख में एक समझौता करके आते हैं, शांति हमारे समय के लिए, पीस फॉर आवर टाइम का ऐलान करते हैं। दुनिया राहत की सांस लेती है। लेकिन चर्चिल, जो उस वक्त बैक बेंचर थे, संसद में खड़े होकर चीखते हैं। वो कहते हैं,
आपने शर्मनाक अपमान और युद्ध के बीच चुनाव करने को कहा था। आपने अपमान चुना और अब आपको युद्ध भी मिलेगा। ये वाक्य हमारे कानों में गूंजना चाहिए, क्योंकि यही अपीसमेंट, तुष्टीकरण की नीति थी। और चर्चिल इसे साफ शब्दों में बताते हैं। तुष्टीकरण का मतलब है एक भूखे शेर को एक एक करके अपने अंग देते जाना, ये उम्मीद करते हुए कि वो आखिरी अंग खाने से पहले भर जाएगा। लेकिन शेर की भूख बढ़ती ही जाती है। हमारी जिंदगी में कितनी बार हम ऐसा करते हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक बुरी आदत के साथ, एक गलत काम के साथ हम समझौता करते हैं थोड़ा थोड़ा। हम सोचते हैं वो चलो आज तो ठीक है, लेकिन वो शेर हमारी पूरी जिंदगी निगल जाता है। चर्चिल की आवाज एक सायरन की तरह है, जागो, पहला कदम रोको, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर बहुत देर हो जाती है। 1 सितंबर 1939 जर्मन टैंकों की भीड़ पोलैंड की सीमा पार करती है। दुनिया की आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक अंधेरा पूरी तरह छा चुका होता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। चर्चिल इस पल को एक कब्रिस्तान की शांति के साथ याद करते हैं। वो लिखते हैं, ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये सभ्यता के एक युग का अंत था। एक ऐसा अंत जिसके बाद दुनिया फिर कभी वैसी नहीं होनी थी। 1940 ये वो साल है जो इतिहास में स्याही से लिखा गया है। जर्मनी की ब्लिट्जक्रेग, बिजली युद्ध, रणनीति यूरोप को निगल रही है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फिर वो झटका जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, फ्रांस का पतन। वो फ्रांस जो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को रोके रखा था, महीनों में हार गया। ब्रिटेन अब पूरी तरह अकेला है। उसके सामने है हिटलर की अजेय लगती सेना और पीछे है अटलांटिक महासागर का खतरनाक पानी। ऐसे में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है विंस्टन चर्चिल। ये वो मोड़ है जहां ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं, एक महाकाव्य बन जाती है, क्योंकि ये अब तार्किक निर्णयों की कहानी नहीं, इच्छा शक्ति की कहानी है। उस वक्त के आंकड़े देखिए, ब्रिटेन की सेना डनकर्क के किनारे फंसी है, हथियार समुद्र में फेंके जा रहे हैं, अमेरिका दूर है और तटस्थ है, और हिटलर की लुफ्टवाफे वायुसेना ब्रिटेन के शहरों को राख में बदलने के लिए तैयार बैठी है। कोई भी कैलकुलेटर कहेगा हार मान लो, बातचीत करो, लेकिन चर्चिल कैलकुलेटर नहीं थे। वो एक कवियोद्धा थे और उन्होंने संसद में खड़े होकर वो शब्द कहे जो आज भी हमारी रगों में खून बनकर दौड़ते हैं। हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हम लैंडिंग ग्राउंड पर लड़ेंगे, हम मैदानों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम पहाड़ों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। पर चर्चिल सिर्फ भाषण देकर नहीं रुकते, वो उस भयानक वक्त की हर एक धड़कन को शब्दों में पिरोते हैं। द बैटल ऑफ ब्रिटेन, आसमान में लड़ी गई वो जंग। चर्चिल उसे एक नाटक की तरह पेश करते हैं। कुछ 100 युवा पायलट जिनकी औसत उम्र 20 साल से कम है, अपने स्पिटफायर और हरिकेन विमानों में बैठकर जर्मनी के सैकड़ों बमवर्षकों और लड़ाकू विमानों का सामना करते हैं। चर्चिल ने एक बार कहा था, इतने सारे लोगों की जिंदगी कभी इतने कम लोगों की बहादुरी पर टिकी नहीं थी। ये लाइन सुनते ही दिल में एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी पूरी नियति का मोड़ कुछ चुनिंदा लोगों के साहस पर निर्भर करता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे हीरो होते हैं। वो टीचर जिसने एक बात से हमारी जिंदगी बदल दी, वो दोस्त जिसने सबसे बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा, वो कम लोग जिन पर हमारा अरण है। लेकिन चर्चिल सिर्फ वीर गाथा नहीं गाते, वो उस डर का, उस अनिश्चितता का भी बखान करते हैं जो लंदन की हर गली, हर घर में बसा हुआ था। रात होते ही ब्लैकआउट, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता ताकि जर्मन पायलटों को निशाना न मिले। लोग भूमिगत बंकरों, ट्यूब स्टेशनों में सोते। सुबह उठकर वो अपने पड़ोस को ध्वस्त होता हुआ देखते। ये द ब्लिट्स का दौर था, लगातार बमबारी का। और चर्चिल कहते हैं, इसी डर के बीच ब्रिटिश लोगों ने जो हिम्मत और हास्य दिखाया, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो एक किस्सा सुनाते हैं। एक बुजुर्ग महिला का घर बम से ध्वस्त हो गया। राहत कार्यकर्ता जब उसे बाहर निकाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो अपनी टूटी हुई केतली से चाय बना रही है। उसने कहा, डरल्स, मेरे घर आओ,
चाय तो बनाने दो। ये ब्लिट्स स्प्रिट थी, और यही चर्चिल का दूसरा सबक है जो हमारे लिए है। मुसीबत तो आएगी, आपत्तियां तो आएंगी, लेकिन आप उस वक्त क्या करते हैं? क्या आप रोते हैं, हार मानते हैं, या फिर आप टूटी केतली से भी चाय बनाने का हौसला रखते हैं? आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है। इसी अकेलेपन में चर्चिल एक और चीज की तलाश करते हैं, एक साथी। और वो साथी मिलता है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के रूप में। चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच का पत्राचार इस किताब का एक बहुत ही इंसानी और मार्मिक हिस्सा है। ये सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं है, ये दो इंसानों की मित्रता है जो एक दूसरे को समझते हैं। रूजवेल्ट अमेरिका को युद्ध में लाने के लिए तैयार नहीं थे अभी तक, लेकिन उन्होंने लैंड लीज एक्ट बनाया जिसके तहत अमेरिका ब्रिटेन को हथियार और सामान उधार दे सकता था। चर्चिल इसे एक जीवन रेखा की तरह बताते हैं। वो कहते हैं, जब आप अंधेरी गुफा में होते हैं और दूर से एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखती है, तो आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। रूजवेल्ट वो रोशनी थे। हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है, हम लड़ रहे होते हैं अपनी लड़ाई, और कोई दूर से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है, हमारा हौसला बढ़ा रहा होता है। वो फिजिकल रूप से मौजूद नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति एक ताकत बन जाती है। ये है मानवीय संबंधों की ताकत। 1941 युद्ध का दायरा बढ़ता है, और यहाँ चर्चिल हमें एक कठोर राजनीतिक सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हिटलर ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ब्लंडर की। उसने सोवियत संघ, रूस पर हमला कर दिया, ऑपरेशन बारबरोसा। अब चर्चिल के सामने एक मॉरल डिलेमा था। वो पूरी जिंदगी कम्युनिज्म के खिलाफ रहे थे, स्टालिन को एक खतरनाक तानाशाह मानते थे, लेकिन अब हिटलर स्टालिन का दुश्मन बन गया था। तो क्या करें? चर्चिल ने जो कहा वो उनकी व्यावहारिकता और बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता को दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर हिटलर नरक पर हमला करे तो मैं संसद में शैतान का पक्ष लूंगा। यानी अगर मेरा दुश्मन मेरे दुश्मन से लड़ रहा है तो वो इस वक्त मेरा अस्थाई सहयोगी है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में रिडेड आइडियोलॉजीज कभी कभी रास्ते रोक देती हैं। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए अस्थाई गठजोड़ जरूरी हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया? ऑफिस में एक ऐसे कॉलिग के साथ काम करना पड़ा जिससे आप सहज नहीं हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए जरूरी था। चर्चिल कह रहे हैं, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सर्वाइवल और बड़ी जीत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उन्होंने तुरंत रूस को सहायता भेजने का ऐलान किया। रूस का संघर्ष हमारा संघर्ष है, उन्होंने कहा। और फिर आता है वो दिन जो पूरी कहानी का पलटा मोड़ है। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया। अमेरिका का प्रशांत बेड़ा तबाह हो गया। चर्चिल उस रात का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जब उन्हें यह खबर मिली तो वो तुरंत समझ गए। उन्होंने लिखा है, मैंने तुरंत अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का एहसास कर लिया। अब हम जीत गए हैं, बस अंत सुनिश्चित है। सोचिए, एक भयानक तबाही की खबर सुनकर उसमें जीत देखना, ये चर्चिल की दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि अमेरिका की औद्योगिक और मानव शक्ति एक बार युद्ध में कूदने के बाद अजेय है। ये हमें सिखाता है, कभी कभी जीवन का सबसे बुरा झटका एक नई शुरुआत का संकेत होता है। एक बड़ा फेलियर सक्सेस की नींव रखता है। बस नजरिए की बात है। अब युद्ध वास्तव में विश्व युद्ध बन जाता है। दो अलग अलग मोर्चे, यूरोप और प्रशांत। चर्चिल की किताब में प्रशांत मोर्चे पर कम फोकस है, क्योंकि उनका अनुभव यूरोपीय थिएटर का था, लेकिन वो जापान के विस्तारवाद और उसकी क्रूरता का जिक्र करते हैं। और वो उस ग्रैंड अलायंस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ के गठबंधन की जटिलताओं पर गहराई से बात करते हैं। यहाँ चर्चिल रणनीतिक धैर्य का महत्व समझाते हैं। स्टालिन चिल्ला रहा था कि ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप में दूसरा मोर्चा, द्वितीय मोर्चा खोलें ताकि जर्मनी का दबाव रूस से हटे। लेकिन चर्चिल और अमेरिकी जनरलों को पता था कि अभी सेना तैयार नहीं है। एक प्री मैच्योर इन्वेजन भयानक,
खून खराबा करवा सकता है। इसलिए चर्चिल ने सॉफ्ट अंडरबेली की रणनीति अपनाई। पहले उत्तरी अफ्रीका में हमला, एल अलामीन की लड़ाई, फिर सिसिली और इटली पर। ये छोटे छोटे कदम थे जिनसे सेना को अनुभव मिला, मनोबल बढ़ा और जर्मनी की ताकत कम हुई। और तब जाकर 1944 में डी डे, नॉर्मंडी की लैंडिंग जैसा विशाल और निर्णायक हमला संभव हुआ। हमारी जिंदगी के लिए ये क्या मायने रखता है? आपका कोई बड़ा सपना है, बिजनेस शुरू करना, किताब लिखना, कोई बड़ी परीक्षा पास करना, क्या आप सीधे उस पर हमला करते हैं या पहले छोटे छोटे गोल सेट करते हैं? पहले नॉलेज गैदर करते हैं, पहले एक स्मॉल प्रोटोटाइप बनाते हैं? चर्चिल कह रहे हैं, जल्दबाजी में लिया गया बड़ा कदम बड़ी विफलता लाता है। धैर्य के साथ उठाया गया छोटा कदम बड़ी जीत की नींव होता है। ये हमारे लिए एक मास्टर क्लास इन पेशेंस है। 1943 से 1945 तक का सफर किताब में एक झरने की तरह बहता है, तेज, शक्तिशाली और विनाशकारी। स्टेलिनग्राद की लड़ाई में जर्मनी की भयानक हार, इटली में मुसोलिनी का पतन, फिर 6 जून 1944 डी डे। चर्चिल इस ऐतिहासिक दिन का वर्णन बड़ी भावुकता से करते हैं। वो लिखते हैं कि कैसे हजारों जहाज, हजारों विमान और लाखों सैनिक इंग्लिश चैनल को पार करके नाजी कब्जे वाले यूरोप में स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू करने जा रहे थे। वो उन यंग सोल्जर्स के दिलों के डर और साहस के बारे में लिखते हैं जो अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान समुद्र तट पर उतरने जा रहे थे। फिर आता है वो अंत। रूस की लाल सेना बर्लिन की ओर बढ़ती है, अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं पश्चिम से। हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर लेता है। 8 मई 1945 यूरोप में युद्ध समाप्त, वीई डे। फिर अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम और जापान का आत्मसमर्पण। पर हैरानी की बात है, चर्चिल इन जीत के जश्न के बारे में बहुत कम लिखते हैं। उनकी आवाज में एक थकान है, एक गहरा शोक है। वो लिखते हैं कि जीत के बाद जब वो बर्लिन के खंडहरों में गए तो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, सिर्फ एक भारीपन था। करोड़ों लोग मारे गए थे, पूरे शहर मिट्टी में मिल गए थे। यहूदियों के नरसंहार, होलोकॉस्ट का पूरा सच अब दुनिया के सामने आ रहा था। चर्चिल पूछते हैं, क्या ये जीत थी या सभ्यता की हार थी जिसमें हमने टेक्निकली जीत हासिल कर ली? और फिर वो एक नए खतरे को पहचानते हैं। युद्ध के अंत तक सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में फैल चुका था। चर्चिल देख रहे थे कि एक तानाशाही हिटलर का खात्मा हुआ है तो दूसरी तानाशाही स्टालिन का कम्युनिस्ट शासन उसकी जगह ले रही है। 1946 में युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध आयरन कर्टन, लौह पर्दा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक लोहे का पर्दा यूरोप के बीच से उतर गया है जिसके पूर्व में सोवियत प्रभाव है। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को एकजुट होने की चेतावनी दी। ये शीत युद्ध की शुरुआत थी। यहाँ चर्चिल अपना सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल संदेश देते हैं। वो कहते हैं, युद्ध सबसे बुरा विकल्प है। ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी और फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी है। लेकिन कभी कभी बुराई इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसके खिलाफ लड़ना ही एकमात्र विकल्प बचता है। और जब आप लड़ते हैं तो सिर्फ हथियारों से नहीं, वैल्यूज के लिए लड़ते हैं, स्वतंत्रता, न्याय, ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वो आगे कहते हैं कि भविष्य में ऐसे युद्ध रोकने के लिए देशों को एक साथ आना होगा। शक्ति का संतुलन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक कॉमन मॉरल फाउंडेशन, एक ऐसी नैतिक नींव जहां हम ये माने कि कुछ चीजें पूरी मानव जाति के लिए पवित्र हैं। जीवन का अधिकार, बोलने की आजादी, न्याय पाने का अधिकार। चर्चिल संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के विचार को समर्थन देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि ये संस्था देशों के बीच बातचीत का मंच बनेगी ताकि भविष्य में विवाद युद्ध तक न पहुंचे। वो जानते थे कि ये आसान नहीं होगा। उन्होंने लिखा, शांति युद्ध से ज्यादा कठिन होती है। युद्ध में आपका दुश्मन साफ होता है, शांति में दुश्मन अक्सर हमारे अपने अंदर होता है। हमारा लालच, हमारा डर, हमारी अलग अलग पहचानों को लेकर अहंकार। और फिर चर्चिल एक बहुत ही पर्सनल और दुखद सच्चाई की तरफ मुड़ते हैं।
1945 के ब्रिटेन के आम चुनाव में युद्ध का यही महानायक चर्चिल चुनाव हार जाते हैं। लोगों ने उन्हें युद्ध का नेता चुना था, लेकिन शांति के नेता के रूप में वो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली को चुनना पसंद किया। चर्चिल इस हार को गहराई से महसूस करते हैं। वो लिखते हैं कि जब उन्हें हार की खबर मिली तो उनकी पत्नी क्लेमेंटाइन ने कहा, शायद ये एक तरह से आशीर्वाद है। और चर्चिल ने जवाब दिया, अगर ये ब्लेसिंग है तो ये बहुत ही अच्छी तरह छिपी हुई है। ये पल हमें दिखाता है कि चर्चिल भी इंसान थे, उन्हें ठेस पहुंची थी, लेकिन उन्होंने इस हार को भी ग्रेस के साथ स्वीकार किया। और शायद यही वो समय था जब उन्होंने अपनी ये महान किताब लिखने का फैसला किया। एक तरह से ये चुनावी हार हमारे लिए एक वरदान बन गई, क्योंकि इसने एक सैनिक, राजनेता को एक इतिहासकार और दार्शनिक में बदल दिया। तो दोस्तों, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ना या सुनना सिर्फ बीते हुए कल की यात्रा नहीं है, ये एक मिरर में देखना है, एक ऐसा शीशा जो हमें हमारे आज का चेहरा दिखाता है। चर्चिल की ये किताब हर पन्ने पर हमसे सवाल पूछती है। पहला सवाल, क्या हम आज भी तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में, समाज में छोटी छोटी गलतियों को, बुराइयों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सोचकर कि चलो बड़ी लड़ाई मत लो? क्या हम किसी टॉक्सिक आदत, किसी गलत रिश्ते या किसी अनैतिक काम के आगे समझौता कर रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? चर्चिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नहीं होगा। बुराई को जितना खाना दोगे वो उतनी मोटी होती जाएगी। पहला कदम ही रोको। दूसरा सवाल, क्या हम अकेलेपन के डर से किसी तानाशाही विचार या व्यक्ति के पीछे चल पड़ने को तैयार हैं? आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, लेकिन जब आर्थिक मंदी आती है, जब सामाजिक तनाव बढ़ता है, तब लोगों में एक हताशा पैदा होती है, और उस हताशा में वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश करते हैं जो सब कुछ सरल समाधान दे। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बस मुझे पूरी पावर दो। चर्चिल की किताब हमें याद दिलाती है कि इसी तरह हिटलर सत्ता में आया था। आज़ादी की कीमत इटर्नल विजिलेंस है, हमेशा सजग रहने की। तीसरा सवाल, क्या हम में ब्लिट्ज स्प्रिट है? मतलब जब जिंदगी आप पर बम बरसा रही हो, कोई बीमारी, नौकरी चली जाना, रिश्ता टूटना, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या आप टूट जाते हैं, या फिर उस बुजुर्ग महिला की तरह आप टूटी केतली से भी चाय बनाने का हौसला रखते हैं? चर्चिल कहते हैं, आपत्ति तो आएगी, लेकिन आपकी आत्मा का क्या होगा ये आप तय करते हैं। हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, हर रोज की लड़ाई में चाहिए। चौथा सवाल, क्या हम रणनीतिक धैर्य रख सकते हैं? हमारे युग का सबसे बड़ा रोग है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सब कुछ अभी तुरंत चाहते हैं, लेकिन चर्चिल की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी जीत के लिए लंबी सांस की जरूरत होती है। डी-डे से पहले उत्तरी अफ्रीका था, इटली था। उसी तरह आपकी बड़ी सफलता से पहले छोटी छोटी तैयारियां, छोटी छोटी जीतें आती हैं। क्या हम उन छोटी जीतों का सम्मान करते हैं या सिर्फ अंतिम रिजल्ट के पीछे भागते हैं? पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम विजय के बाद के सन्नाटे को समझते हैं? चर्चिल ने जीत के बाद खुशियां नहीं मनाई क्योंकि वो जीत की कीमत जानते थे। आज हमारी दुनिया में सक्सेस को सेलिब्रेट करने का एक पागलपन सा है, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हमने ये सक्सेस किस कीमत पर हासिल की? क्या हमने अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी नैतिकता को दांव पर लगाया? चर्चिल कह रहे हैं, जीत तब तक सार्थक नहीं जब तक उसके पीछे का मूल्य समझ में ना आए। और सबसे बड़ी जीत वो है जहां आपकी मानवीयता बची रहे। किताब का अंत होता है, लेकिन उसकी गूंज खत्म नहीं होती। चर्चिल अपने पाठकों को, यानी हमें, एक विरासत सौंप कर जाते हैं। वो विरासत है जिम्मेदारी की। वो कहते हैं, इतिहास हमें जज करेगा, लेकिन उससे पहले हमें खुद को जज करना होगा। वो ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट बन जाएं। वो खुद परफेक्ट नहीं थे, उनमें गलतियां थीं, अहंकार था, स्टबर्ननेस थी, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें महान बनाती थी, उनका एक सिद्धांतों के प्रति अटूट विश्वास और उन सिद्धांतों के लिए लड़ने का हौसला। वो कहते हैं,
जिंदगी में कभी कभी आपको वो करना पड़ता है जो सही है, न कि वो जो आसान है। और कभी कभी आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ता है जब पूरी दुनिया विपरीत दिशा में चल पड़ी हो। तो ये है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी। ये सिर्फ टैंकों और विमानों की कहानी नहीं, ये इंसानी आत्मा की कहानी है, उसकी गहराइयों और ऊंचाइयों की। ये हमें बताती है कि अंधेरा कितना गहरा हो सकता है, और फिर ये भी बताती है कि एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ उस अंधेरे को कैसे चीर सकती है। चर्चिल की आवाज अपने सिगार के धुएं और विस्की के स्वाद के साथ हमसे कहती है, तुम्हारे भीतर भी वही ताकत है, तुम्हारे सामने भी चुनौतियां आएंगी, तुम्हें भी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन याद रखो, जब तक तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी तब तक तुम हारे नहीं हो। कहानी खत्म हुई, किताब का आखिरी पन्ना पलट गया, लेकिन सवाल बाकी है हमारे सामने, हमारे दिल में। क्या हम उन लाखों लोगों की कुर्बानी को व्यर्थ जाने देंगे, या फिर हम उनकी इस गवाही से कुछ सीखेंगे? हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में उन सिद्धांतों के लिए खड़े होंगे जिनके लिए वो लड़े थे, स्वतंत्रता, गरिमा और एक दूसरे के प्रति सम्मान। क्योंकि अंत में चर्चिल की ये किताब एक प्रार्थना है, एक ऐसी प्रार्थना जो कहती है, भविष्य के लोगों, हमने बहुत कुछ गवाया, बहुत कुछ सीखा, अब तुम्हारी बारी है। हमारी गलतियां मत दोहराना, हमारे सपनों को जीना, और याद रखना, अंधेरा हमेशा डरता है उस इंसान से जो दिया जलाए रखने का हौसला रखता है। धन्यवाद।